नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। संघ और भाजपा, मोदी और भागवत, इनके बीच तनाव की खबरें बार बार आती रही। हमने भी चर्चा की, लेकिन जब भी चर्चा की हमने एक बात उन चर्चाओं के दरमियान हमेशा कही कि ये दोनों एक दूसरे की जरूरत भी हैं, मतलब जरूरी भी है एक दूसरे के लिए और मजबूरी भी है एक दूसरे के लिए। ये हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कितना भी आपस में लड़ लें लेकिन सत्ता जाने की कीमत तक लड़ाई नहीं जाएगी, झुक कोई भी जाए। तो आखिरकार अपने एजेंडे पर आ ही गए। आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले ने हरी झंडी दे दी उस काम के लिए जिस काम की तैयारी मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले कर ली थी। और वो एक ही काम है, इस देश में सारी व्यवस्था अपने हाथ में कानूनी रूप से लेने के लिए एक ही काम है, संविधान बदल दो। ऐसे ही नहीं, लोकसभा चुनाव में अरुण गोविल से लेकर के और अयोध्या में लल्लू सिंह और राजस्थान में, कर्नाटका में, ये सब के सब क्यों बोल रहे थे संविधान बदलने का कि 402 संविधान बदलेंगे। वो अपने आका के, अपने साहब के मन की बात कर रहे थे, क्योंकि मन की बात में बहुत विश्वास है भाजपा का और भाजपाइयों का। अब फाइनली दत्तात्रेय होसबोले ने एक कार्यक्रम में कहा है कि संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सब चीजें ठीक नहीं है, चुभती है भाई, भारत की संस्कृति से मेल ही नहीं खाती है। अब वक्त है इस पर सोचो विचारो, हटा दो। ये मामला सिर्फ संघ भाजपा मिलकर संविधान बदलेंगे यहां तक नहीं है। ये मामला, इसके भीतर एक छुपी हुई बात है। हम 25 नवंबर 2024 की तारीख में आपको ले चलेंगे इस चर्चा के दरमियान। तब आपको समझ में आएगा कि जिस सुप्रीम कोर्ट की ओर कभी कभी आप लोग उम्मीद भरी निगाहें उठा लेते हैं, वो निगाहें बंद कर लीजिए, क्योंकि वहां भी ताला लगाने की तैयारी है। ये संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के बाद संजीव खन्ना को बेइज्जत किया है होसबोले ने, और गवई जो महाराष्ट्र से आते हैं, गवई को भी चेता दिया है कि बस जो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश आप लोग न करें। ये इसमें, इस पूरी खबर में हिडन पार्ट है, इसको खोलेंगे हम बीच में। अब सीधा भाव को ले आइए चर्चा में, फटा। स्वागत है भाव। बस एक खबर की हेडलाइन दिखा देता हूं, इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। लाइए खबर, लाइए। नीड टू डिस्कस इफ सोशलिस्ट सेकुलर शुड रिमेन इन प्रेम्बल, आरएसएस जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होस बोले। अब ये होश में बोले या नहीं बोले ये तो यही जानेंगे, लेकिन जो बोले वो देश के लिए ठीक नहीं बोले, दत्तात्रेय होश बोले। अब भाऊ आप क्या बोले नहीं, बताएं। अरे बाकायदा होश में बोले, हाँ। बाकायदा होश में बोले। संघ की स्थापना से लेके जो विचारधारा है, विचारधारा को रेखांकित करते हुए फिर से बोले, तो होश बोले, सही बोले। उनका जो इतने सालों का एजेंडा है, वो एजेंडा नहीं हो पा रहा है क्योंकि संविधान बदलना है। होश बोले जी ने कई अंतर्विरोध की बात करी। होश बोले ने जी ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति है, यहाँ सभी धर्मों का सर्वधर्म समभाव है, या धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। सभी धर्मों का हम करते हैं, आदर करते हैं। ये होसबोले जी बोल रहे हैं सभी धर्मों का आदर करते हैं। मतलब कितना आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप इसके पहले क्या बोलते रहे। आपने कहा कि सभी धर्मों का हम आदर करते हैं, फिर मुसलमानों को प्रताड़ित क्यों किया जाता है? कौन क्या खाएगा ये क्यों तय कर किया जाता है? यदि इस देश में बहुसंख्यक के हिसाब से ही देश चलेगा, फिर संविधान की गरज क्या है? क्यों क्रिश्चियनों के फादर को जिंदा जलाया जाता है, और जलाने वाला बाद में फिर जिस पे आरोप थे जलाने के, वो फिर सांसद बनता है, मंत्री बनता है, मंत्री बनता है। मालेगांव विस्फोट में जिसको सरकार फांसी की सजा मांग रही है, हाँ। उसको आप सांसद बनाते हैं। जब पहलगाम हुआ
तो मुसलमान बच्चों को कश्मीर के हॉस्टल से भगाओ, ये नारा लगता है। हिंदू बोल के पूछा, हिंदू बोल के मारा, हिंदू बोल के मारा करके आपका बंगाल का नेता पीड़िता के मुंह से जबरदस्ती बुलवा रहा है। सब ये सारा वीडियोस है मार्केट में आशीष, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहे। मतलब कई विसंगतियां थी इनकी। आपका धर्म यदि सभी धर्मों की इज्जत करता है तो फिर इस देश में तो दंगे होने ही नहीं चाहिए। दंगे तो जातियों में होते हैं। औरंगजेब की कब्र खोदने की बात आप करते हैं, और हमारा तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो मृत्यु के बाद दुश्मनी खत्म कर देता है। दुश्मन को भी हम स्वर्गवासी लिखते हैं। कभी किसी ने आपने देखा किसी के नाम के आगे नरकवासी लिखा हो? किसी की भी मृत्यु हो गई, कितने भी बड़े बुरे दिन हो, लोग शांत हो जाते हैं। चलो वो गया, उसके साथ दुश्मनी चली गई। लेकिन औरंगजेब की कब्र खोदने को भी आप जस्टिफाई करते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में मंदिरें ढूंढ रहे हैं। सदियों पुराने किसी आक्रांता की सजा वर्तमान में उस धर्म के लोगों को दे रहे हैं। ये क्या है? मैं मानता हूं कि सनातन धर्म सभी धर्मों की इज्जत करता है। हिंदुत्व जीवन पद्धति है, और ये जो धर्म जिसका विश्वास है, जो लोग धर्म मानते हैं, वो सभी धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन इस हिंदू धर्म को एक नई दिशा में मोड़ने का काम जो संघ कर रहा है, और ये फिर डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है। मोहन भागवत जो सुप्रीमो है संघ के, वो कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों की जरूरत है, मुसलमानों का डीएनए हमारा है। ये कहते हैं कि हमारा धर्म सभी धर्मों की इज्जत करता है, और इन्हीं के आउटफिट, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे भाजपा हो, चाहे एबीवीपी हो, विद्यार्थी परिषद हो, वनवासी हो, फिर सारे मुसलमानों के खिलाफ जहर क्यों उगलते हैं? इसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा बचपन मुसलमानों के बीच गया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद, संघ में शिक्षा लेने के बाद, ऐसा वो कहते हैं, फिर वो टोपी क्यों पहचानने लगते हैं? टोपी से इंसान क्यों पहचाना जाता है? नहीं, कई ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। हिंदुओं के मेले में मुसलमानों की दुकान ही नहीं लगेगी। ये क्या बात हुई भाई? होसबुली जी तो कह रहे कि हमारा धर्म सभी धर्मों की इज्जत करता है। वृंदावन में बाकायदा प्रेशराइज किया गया मंदिर वालों को कि मुसलमानों के यहाँ से जो ड्रेस सिल के आते हैं भगवान को, वो नहीं पहनाए जाए। उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा सदियों पुरानी, अरे रसखान की भूमि है वो, जो मुसलमान होते हुए भी उसने भगवान श्री कृष्ण के सेवा में जीवन दे दिया। क्या कहोगे उसको आप? नहीं, ऐसे हजारों, सैकड़ों, लाखों उदाहरण है इस देश में। तो होसबोले जो बोले हैं अभी, होसबोले अपनी कुंठा व्यक्त कर रहे थे। उन्हें लगा कि 10 साल सत्ता में, 11 साल सत्ता में भाजपा होने के बाद भी संविधान क्यों नहीं बदल पा रहे, क्योंकि संविधान के प्रति इनकी। अच्छा, उन्होंने एक बात और कही, आपातकाल लगाने वाले लोग संविधान की प्रति क्यों लेके चलते हैं? होसबोले जी पढ़े लिखे इंसान है। होसबोले जी को यह समझ लेना चाहिए, आपातकाल इंदिरा जी ने लगाया, वो भी संविधान में ही प्रोविजन है। संविधान ही अपने को, संविधान ही सत्ताधीशों को आपातकाल लगाने का अधिकार भी देता है। उसके कुछ कारण है, किस कारण से लगा सकते हैं। 3 बार आपातकाल लगा है इस देश में, 3 बार। 2 बार, हाँ, 2 बार युद्ध के समय लगे, 1 बार इंदिरा जी ने लगाया। वो सही था गलत था डिबेटेबल सवाल है, हम तो हमेशा आपातकाल का विरोध ही करते आ रहे हैं। नहीं, एक बात लेकिन बोले, 2-3 बातें हैं, मैं बीच में लाना चाहता हूँ, सॉरी।
एक तो संविधान में आपातकाल का प्रावधान इसलिए किया बाबा साहब ने क्योंकि अघोषित आपातकाल कोई न लगा पाए, लेकिन ऐसे लोग आ गए जो अघोषित आपातकाल, जिन्होंने उस संविधान के बीच से रास्ता ढूंढ लिया कि घोषित नहीं करो, आपातकाल जैसी परिस्थिति रखो, उससे भी भयावह कर दो परिस्थिति। पहली बात। दूसरी बात, संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करके आपातकाल लगाने वाला तो पूरी जिंदगी संविधान लेके घूम सकता है, हाथ में नहीं सर पे रख के घूम सकता है। संविधान शब्द मुंह से बोल करके वो लोग पाप करते हैं जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हैं, जलाई थी। बिल्कुल। और वो दत्तात्रेय होसबोले के पूर्वज वैचारिक पिता गुरु गोलवलकर थे। गोलवलकर की अगुवाई में, गोलवलकर ने संविधान का, दत्तात्रेय होसबोले सब मंच पर खुद को बुद्धिजीवी कह के एक मंच पर भाषणबाजी करते हैं, आम सार्वजनिक डिबेट में। चुनौती है और एक सप्ताह 10 दिन का अध्ययन करके आऊं। इनको हक नहीं है। ऐसा व्यक्ति पापी होता है, पापी, जो अपने पूर्वजों के कथन को नकार करके और उस रास्ते पे चलता है, पापी होता है। कहा था गोलवलकर ने, संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। संविधान की प्रतियां रामलीला मैदान में जलाई गई, और ये संविधान की ये बात करते। अरे भाई साहब, एक बार आईने के सामने खड़े होकर के अपनी आंखों में देखो कि बाल किसका है? दूसरी बात, क्या बात करते? दूसरी बात, उसके बाद उन्होंने जो दूसरी बात जो है, मैं थोड़ा बीच में ब्रेक दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि जो आपातकाल लगा रहे हैं वो संविधान की प्रति लेके घूमते हैं, ये कितना हास्यास्पद है। अरे बाबा, उस आपातकाल को संघ ने कितना बड़ा समर्थन दिया था। इंदिरा गांधी जी के लिखे हुए पत्र को जब संघ ने मतलब इंदिरा जी ने तवज्जो नहीं दी तो विनोबा भावे के पास चले गए और विनोबा भावे को बताया कि आप इंदिरा जी को बताइए कि हम संजय गांधी के 20 पॉइंट 20 पॉइंट प्रोग्राम का पूरा समर्थन करते हैं। तब तो उन्हें अनुशासन पर्व दिख रहा था आपातकाल में। हाँ, विनोबा भावे ये भी बहुत, हाँ, ये था। तो भाई, आपातकाल को आपने जिसने समर्थन दिया हो, आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के साथ आप खड़े दिखाई दे रहे हो, वो लोग क्यों कहेंगे कि आपातकाल गलत है? कैसे कह सकते हो आपातकाल गलत है? और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है, ये कोई कई बातें नहीं है। तो आपातकाल पे संघ ना बोले ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि इंदिरा गांधी ने वो पाप किया तो इंदिरा गांधी का समर्थन करने का महापाप संघ ने किया। ये वस्तुस्थिति है। जिस हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हुए नहीं थकते, उद्धव ठाकरे को उनके पिता ही हाईजैक कर गए ये लोग, उस बाला साहब ठाकरे ने भी समर्थन किया था। हाँ, पहली बार इंदिरा गांधी में उसकी वजह थी। पहली बार इंदिरा गांधी में हिंदुत्व का आइकन तलाशने लगे थे ये संघी सब हिंदुत्व का आइकन तलाश रहे थे। बाद में बयाना उल्टा हो गया। ये बेसिकली पता है, मेरी जानकारी में, नाम नहीं ले सकता किसी जानने वाले, मेरी जानकारी में मेरे मोहल्ले आसपास पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे, हम लोग के मतलब पिछले जनरेशन के। तो उनके हम लोग जैसे, हमारे जैसे 4-5 बच्चे थे, भयंकर कुख्यात थे। पॉकेटमारी में, चोरी में, ऐसा नहीं था कि माफिया थे, चोरी, पॉकेटमारी, छिनैती, झगड़ा कर लेना, ईंटा गुम्मा फेंक देना, इस सब में। तो वो जो है, जब सब मतलब आते थे तो घर पे शिकायत लोग लेके आते थे। बचपन से ही वैसे ही थे, मतलब वही चरित्र बचपन से उनका था। तो शिकायत लेके, मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार सब शिकायत लेके आते थे। जैसे ही शिकायत लेके आते थे गेट पे, वो अपने बच्चों को गाली देना शुरू कर देते थे। निकाल दूंगा घर से, बेदखल कर दूंगा, हटा दूंगा, भगा दूंगा। बस ये जो कहानी है, इसमें आप सब देख सकते हैं, जो फटकार उटकार होता है ना कि नहीं नहीं ये मत खोजो, मत खोजो। बिल्कुल मुझे वो घर कई बार लगता है कि कभी संघ का दफ्तर न रहा, एकदम। हाँ, तुरंत गरियाए लगे, ऐसा नहीं करो तुम लोग, नफरत में सब एक है, सब एकदम वो। अब आगे इस पे बढ़ते, खाली इतने तक नहीं है। ये बताऊं क्यों मुझे चिंता, इस पर भी आपसे एक सवाल लूंगा। ये आज कह रहे धर्मनिरपेक्षता की जरूरत क्या है, हमारे तो डीएनए में है, हमारी संस्कृति में है।
तो कल को कहेंगे संविधान की क्या जरूरत है, हमारे पास तो मनुस्मृति हमारे पास पहले से। बेसिकली जाना वही है, मंजिल अल्टीमेट गोल वही है, मनुस्मृति, ताकि यादव का कपाल छिला दें कि अगर वो कथा बाँच दिया तो उसका कपाल छिलवा दें, उसके ऊपर पेशाब कर देंगे, उसके पेशाब से शुद्धि करेंगे। आखिर मुख्यमंत्री हो जाएगा अखिलेश यादव तो उसका मुख्यमंत्री आवास धुलवा देंगे गंगा जल से। वो मंदिर में चला जाएगा तो मंदिर धुलवा देंगे। अल्टीमेट गोल वो है और कुछ नहीं। और उस गोल में, अगर उस गोल में, उस रास्ते में संजीव खन्ना, बी आर गवई ये लोग आएंगे तो इनका भी भला नहीं है। संजीव खन्ना को चुनौती, ये जो बोला है ना, संजीव खन्ना को चुनौती पूर्व सीजेआई को, और वर्तमान सीजेआई गवई को चेतावनी है। ये कैसे है, मैं इस पर आना चाह रहा था। 25 नवंबर 2024 जस्टिस संजीव खन्ना थे उस समय। जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच में, ये बेसिकली कोशिश कई लोग, कई सारे हैं इस इकोसिस्टम के लोग, ये कई याचिकाएं डाल रखे थे कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाए, याचिका थी। इसको खारिज किया जस्टिस संजीव खन्ना ने। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में संजय कुमार भी थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने खारिज किया और कहा संजीव खन्ना साहब ने कि ये शब्द संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। अब हो सकता है संविधान बेहतर जानते हो संजीव खन्ना से, होश बोले। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, इन्हें हटाना संविधान की भावना के खिलाफ होगा। होश बोले का बयान जो है, ये संजीव खन्ना को, मैंने इसीलिए कहा कि संजीव खन्ना को चुनौती और गवई को चेतावनी है कि आप लोग नहीं जानते हो संविधान की मूल भावना, हम जो बता रहे हैं उतना सुनो और नहीं तो सरकार तो हमारी है। भाव गवई जी के लिए ये बड़ा चैलेंज है आशीष, क्योंकि गवई जी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। वो बाबा साहेब आम्बेडकर को अपना दैवत मानते हैं और उस बाबा साहेब आम्बेडकर के अध्यक्षता में बना हुआ ये संविधान, इसकी मूल संरचना का ये दोनों शब्द हिस्सा है, ऐसी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने करने के बाद यदि इसकी डिमांड आती है तो फिर गवई साहब के लिए बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि उन्हें उस संविधान की रक्षा करनी है। दूसरी बात, उन्होंने अमरावती के अपने भाषण में हाल ही में जो बोला, उस समय उन्होंने कहा कि संविधान सर्वोपरि है, बाकी सभी संविधान के अंडर है। साथ में उन्होंने जजेस को कैसा काम करना चाहिए इसकी कुछ चीजें रेखांकित की थी। उसमें उन्होंने कहा कि पब्लिक के प्रेशर में जजों को नहीं आना चाहिए। पब्लिक ट्रायल, अपने केस के निर्णय में पब्लिक ट्रायल जो है या मीडिया ट्रायल जो है, इसको किसी भी हालत में अपने निर्णय में कोई भी उसका इम्पैक्ट दिखाई देना नहीं चाहिए। तो आज होश बोले बोले, और ये कब बोले, जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दे दिया। अब कई बार संघ ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की हम इज्जत करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सराखों पे लेते हैं, क्योंकि संघ कई बार क्या होता है आशीष, कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं। संघ डबल स्पीकिंग, ये पर्यायवाची शब्द है। दो मुही बात ये हमेशा कहेंगे, होसबोले एक बात कहेंगे, संघ चालक एक बात कहेंगे, और ये कंफ्यूजन बनाए रखेंगे समाज में। और कई बार ये होता है कि फिर वो देखते हैं टेस्ट करके कि कौन सी बात चल गई, जो चल गई उसमें सब सब अपने पैर डालेंगे, और जो नहीं चली उसको तुरंत विड्रॉ कर लेंगे। गणपति को दूध पिलाना एक ऐसा ही ये था कि इस देश में 21वीं सदी में भी हम ये करके दिखा सकते हैं क्या, और दिखाया उन्होंने। उनको समझ में आ गया कि ये देश में कोई पाप नहीं करना चाहिए था। हमारी चाची भी गई थी दूध डालने, तो हमने बोला, गणपति ने दूध पिया, तो बोला इतना धक्का मुक्का चल रहा था मंदिर में कि वो दूध धुल गया हमारा, तो हमने बोल दिया पिया पिया करके। तो ये कुल मिलाकर, ये जब फिर से इस बहस को जिंदा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अब इनको अब 2029 और का इंतजार नहीं हो रहा है। 2029 में अभी समय है,
2029 में जब ये 400 पार आएंगे तब संविधान बदलेगा। उसके पहले क्या करेंगे? संघ के 100वें साल में यदि संविधान बदल जाए तो इससे बड़ा ट्रिब्यूट गोलवलकर जी को हो नहीं सकता। कुछ नहीं। और उसकी ये तैयारी, हालांकि बहुत दूर की कौड़ी है। 240 पर संविधान नहीं बदल सकते। सिर्फ संविधान बदल देंगे, चंद लोगों ने कहा, उसका हाशिया ये आ गया कि 180 पे आ गई है। एडीआर की रिपोर्ट है कि 60 सीटें इन्होंने जुगाड़ करके जमाई तो 240 आ गए। कहा 400 की बात और 370 की बात कर रहे थे, 270 के लाले पड़ गए। ये लाले सिर्फ संविधान की वजह से पड़े हैं, क्योंकि ये देश, चाहे आप कितनी भी अंधभक्ति करो, कितना भी मशीनों के साथ खेलो, कितना भी एजेंसियों का प्रेशर दो, आज भी ये देश का बहुसंख्य मतदाता, बहुसंख्य नागरिक संविधान को ही सर्वोपरि मानता है और संविधान के सामने नतमस्तक होता है। उसको सेंट्रल हॉल में जाके संविधान के सामने नतमस्तक होने की नौटंकी नहीं करनी। वो दिल से संविधान की इज्जत करता है। इसीलिए ये इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर इनको लगा 2024 के चुनाव में। तो कुल मिला के बासी कड़ी को फिर से उबाल ला रहे हैं और कांग्रेस को कोस रहे सभी आपातकाल के लिए। तो उनका भाषण सुन के मैं बहुत हंसा। मैंने बोला, अरे भाई, उस समय तो आप बिल्कुल इंदिरा जी के पीछे ध्वजवाहक बन के खड़े थे इमरजेंसी आपातकाल के। अरे उस समय वही नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कर रहे मातृभूमि, तब तभी नमस्ते इंदिरा वत्सल, नमस्ते इंदिरा वत्सले इमरजेंसी आपातकाल ये चल रहा था। ये हर जगह आपको देखेंगे। देखिए, जब अंग्रेज थे तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि वो ताकतवर थे। हाँ। जब अंग्रेज गए तो इन्होंने राजा महाराजाओं को उस्काने का प्रयास किया कि सरदार पटेल से दूर रहो, ठीक है, अपना अपना राज्य संभालो, क्योंकि इनको हर राज्य अलग अलग होता। मराठा राज्य, इंदौर के होलकर अलग, सिंधिया अलग, ये सारे राजा होते तो यहाँ हर जगह मनुस्मृति होती। कोल्हापुर जैसे शाहू महाराज या सातारा जैसे छत्रपति या होलकर या सिंधिया, क्योंकि ये मराठा डायनेस्टी से आए हुए लोग हैं, हो सकता है वो धर्मनिरपेक्ष की बात करें, लेकिन ज्यादातर जगह ये मनुस्मृति लागू करते। लेकिन सरदार पटेल का, जिनका भरपूर विरोध किया इन्होंने, आप सरदार पटेल इनके आदर्श पुरुष हो गए। सबसे बड़ी मूर्ति बना के सबसे पहले उन्होंने समझा भी था इस संघ का कैरेक्टर। संघ पे पहली बार बैन लगा वो सरदार पटेल ने लगाया था। तो क्या मोदी जी को ये कहे हम, इस संघ को बैन लगाने के चक्कर में ही मोदी जी ने इतना बड़ा स्टैचू बना दिया? तो आप यदि पढ़ो, चिट्ठियां पढ़ो, किताबें पढ़ो, तो आपको समझ में आता है कि उस समय क्या हुआ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे आप नहीं कम कर सकते, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही खाद्य दिया है तुम्हारे होसबोले ने। हाँ, होसबोले नंबर 2 पे नहीं है आशीष। संघ की जो संरचना है उसमें संघ चालक, जो सरसंघ चालक है, उनकी स्थिति राष्ट्रपति जैसी है। सारी एग्जीक्यूटिव पावर नंबर 2 के हाथ में होते हैं। हाँ, एकदम। और वो दत्ताजी होसबोले है। वो दत्ताजी होसबोले है। हाँ। तो दत्ताजी होसबोले का बोलने का मतलब इसका क्रियान्वयन है। हाँ। मोदी में मोदी मिले, मोदी में मोदी मिले। खैर, ये बड़े चिंतक विषय है। जब देश के लोगों से तो उम्मीद है कि नहीं होने देंगे, क्योंकि एक विमर्श आज इस संविधान को बदलने के दौर में और आपातकाल से जोड़ करके इसको हटाने की जो बात आई है, एक विमर्श जनता के बीच में मुझे लगता है होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, किस पर होना चाहिए? आपातकाल पर होना चाहिए। आज तक आपातकाल को हम सबने एक दूसरे एंगल से देखा है। अब इसी साल 100 साल हो रहे हैं संघ के, तो मैं चाहता हूं दूसरे एंगल से भी विमर्श होना चाहिए। समाज में विमर्श जरूरी है। विमर्श ये जरूरी है क्योंकि ये मेरे दिमाग में आया मोदी जी के भाषण से। मोदी जी का भाषण जो हुआ 50 साल आपातकाल पर,
उसमें मोदी जी ने और भाजपा ने एक नैरेटिव दिया, कहा इंदिरा की कुर्सी खतरे में थी, सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाया। अब अगर इस देश के लोगों की, मैं इसी में फाइनल कमेंट लूंगा भाव से, देश के लोगों की समझ इतनी भी नहीं है कि सत्ता किसकी खतरे में होती है। एक वो लीडर जिसको उस समय विपक्ष का और इन्हीं का सबसे बड़ा नेता दुर्गा कह रहा था, दुर्गा सत्ता कैसे खतरे में थी। वो लीडर जिसने आज ये कितना भी जो है वो कर ले कि या ऑपरेशन का नाम सिंदूर, बिंदी टिकुली कुछ भी रख करके, उससे ज्यादा राष्ट्रवाद का ज्वार प्रबल था, क्योंकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे इंदिरा, 2 टुकड़े किए थे। ये करने के बाद तो जिन देशों में डेमोक्रेसी कमजोर है वहां पर 20 साल 25 साल नेता नहीं हिलता। नहीं नहीं, 2 देखिए, टुकड़े किए। यदि यदि आपातकाल, यदि इंदिरा गांधी भाव को दो पॉइंट आपातकाल और कंटिन्यू, 2 पॉइंट और ये विमर्श मैं आपसे ही शुरू करवाऊंगा इस पे। तो दुश्मन के 2 टुकड़े किए, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पल्स सबसे बड़ा, ये मैं चाह रहा हूं, कुछ लोग इसको शुरू कर रहे हैं, प्रीवी पल्स खत्म, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ, इस सबसे अब यहां पर मोरारजी देसाई से लेकर के और जॉर्ज साहब तक में सबको अभिनंदन सबका है, लेकिन सब पर विमर्श होना चाहिए, क्योंकि 2010 के अन्ना आंदोलन को भाव बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए इस विमर्श को मैं लाया बस बस सही, मैं कि उसी पे ला रहा था। 71 में सर्वशक्तिमान भारत के इतिहास में, आजादी के बाद के इतिहास में, जितना 71 72 में 73 में इंदिरा शक्तिशाली थी, उतना शक्तिशाली नेता कभी भारत में नहीं हुआ है। जनता के बीच शक्तिशाली, जनता के बीच लोकप्रियता। उस समय में कैसे इंदिरा के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत हो गई कि सेना को अपील किया जाने लगा कि तुम बगावत कर दो सरकार से, पुलिस को कहा गया तुम बगावत कर दो सरकार से, सबने कह दिया तुम बगावत कर दो सरकार से। जो इंदिरा जनता के दिलों में बैठ गई थी इतना बड़ा काम करके, उस इंदिरा क्या क्या अब यह भी सोचना चाहिए कि जो आज आपातकाल करते हैं, उस दौर में कोई पीछे से, जैसे अन्ना के पीछे कोई था, कोई फोर्ड फाउंडेशन था, कोई उस दौर में भी था क्या? ये जरूर होना चाहिए। यकीनन, यकीनन, क्योंकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े, ये अमेरिका के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था। हम्म क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लगातार कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच में, तो अमेरिका पाकिस्तान के पीछे खड़ा था और रशिया इंडिया के पीछे। हम्म इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे थे, लेकिन इज्जत दोनों की लगी हुई थी, रशिया और अमेरिका की। अमेरिका ने साबर जेट नाम के प्लेन का जखीरा के जखीरा भेजा, प्लेन का पूरे प्लेटून के प्लेटून आ गए, स्क्वाड्रन आ गए पाकिस्तान के पास। भारत के पास मिग थे, और जब पैटर्न वहां उन्नत टैंक आ गए जो भारत के कीचड़ में नहीं चल पाए, जब पंजाब के खेतों में पानी छोड़ दिया, तो कई जगह आपको देखना होगा कि इस युद्ध में अमेरिका के 2 टुकड़े नहीं हुए। पाकिस्तान का अमेरिका का आत्मसम्मान चूर चूर हो गया। हाँ, अमेरिका के उस ऊंची नाक कट गई, और ये इसलिए हुआ कि इंदिरा गांधी ने अमेरिका के खिलाफ सीधी टक्कर ली। अमेरिका का यदि इतिहास आप देखिए, एक किताब है आशीष, राजेंद्र दारा नाम के लेखक है, और आश्चर्य की बात है कि उस लेखक ने जो किताब लिखी और लोकार्पण हुआ, उसके बाद मुझसे बात करते हुए कहा कि मैं 1 या 2 महीने ही जीवित रह पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़े शक्ति से झगड़ा मोड़ लिया है। उस किताब का नाम था पेप्सी द रियल स्टोरी। उस किताब में कई चैप्टर्स में यह बता दिया गया कि अमेरिका अपने उद्योगपतियों को सुविधा दिलवाने के लिए कई देशों में सरकारें पलटती, विद्रोह करवाती। तो यहां तो सीधा व्हाइट हाउस ही इन्वॉल्व था। तो एक बहुत बड़ी थ्योरी है कि व्हाइट हाउस और अमेरिका पूर्ण रूप से इंदिरा जी को सत्ता से हटाने के लिए लगा हुआ था। ठीक है, अब
आपने जो बहुत बढ़िया, मैं इस पे मैं बोलने ही वाला था लेकिन आपने वो खींच लिया कि अन्ना हजारे का आंदोलन, ये उसी की डुप्लीकेसी है। एटॉमिक एग्रीमेंट साइन करने के बाद भारत ने, अमेरिका को लगा कि उनको बहुत बड़ा बिजनेस मिलने वाला है। भारत की सरकार गिरने के तादाद पे थी, लेफ्ट ने समर्थन हटा दिया था, सरकार बच गई। लेकिन मनमोहन सिंह पे जो आरोप लग रहे थे कि तुम अमेरिका के लिए काम करते हो, मनमोहन सिंह ने पहला रिएक्टर जो है एटॉमिक का ऑर्डर फ्रांस को दिया, दूसरा रशिया को दिया। इससे अमेरिका बौखला गया और जो स्प्रिंग रिवॉल्यूशन चल रहा था, मैं उसी का एक्सटेंशन अन्ना हजारे का रिवॉल्यूशन मानता हूं। एकाएक नरेशन बदल गया कि यूपीए सरकार बहुत करप्ट है। आज मोदी जी को आके 11 साल से ज्यादा टाइम हो गया। जितने यूपीए सरकार पे करप्शन के चार्जेस लगे थे, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोल स्कैम में एक को सजा होती है, वो भी अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे दिलीप राय। तो क्या एक प्रोपेगेंडा था? अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका को समर्थन न देने का ये खामियाजा भुगतना पड़ा यूपीए को, मनमोहन सिंह सरकार को। क्या इन्हीं दो बातों से नरेंद्र मोदी डर डर के अमेरिका का हाथ पीछे पीछे लगे हुए हैं कि भाई कुछ भी कर, तू नाराज नहीं हो, तू नाराज होगा तो मेरे को सत्ता से हटा देगा? क्या ये डर भी है मोदी जी को? जब कई चीजें निकलेगी पुरानी तो एक पैरेलल ड्रॉ करता है आदमी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस थ्योरी में विश्वास भी नहीं हो, बहुत सारे लोग इसको माने भी नहीं, लेकिन इसमें न मानने जैसी चीजें भी नहीं है। यदि इसी के साथ नहीं हुआ होगा, ये कोई ठोस बोल भी नहीं सकता, तो फिर इसके साथ भी हो सकता है, इसकी संभावना बनी रहती है। और इसी के चलते मुझे लगता है ये फिर से अमेरिका के साथ इसीलिए भारत सरेंडर हो रहा है क्योंकि दो बार अमेरिका ने बता दिया कि वो भारत का खेल कर सकते हैं। फोर्ड फाउंडेशन जो लोग कहते हैं, चर्चा यही है कि फोर्ड फाउंडेशन क्या है? सीआईए का फाइनेंसिंग आउटफिट है। बिल्कुल वही है। और आखिर में मैं तो 1 मिनट में कहूंगा, दर्शक अपना फैसला खुद करेंगे। वही 74 से ऑपरेशन शुरू हुआ, 74 से ऑपरेशन, जनवरी 74 में गुजरात में शुरू हुआ था आंदोलन इंदिरा के खिलाफ। गुजरात में, जहां चिमन भाई पटेल थे, इसी गुजरात में शुरू हुआ। और उसी गुजरात से मोरारजी आते थे, वहीं शुरू हुआ और मार्च में जाकर के पहुंचा बिहार में। और वही मोरारजी थे 1975 में। जीवन भर मोरारजी के ऊपर सीआईए का एजेंट होने के आरोप लगते रहे, जीवन भर। पूरे हमेशा ठप्पा लगा, ये आरोप लगा। उसके अलावा ये आंदोलन जब मतलब बन रहा था 71, 70, 71, 72 के बाद, इंदिरा जब अपने सबसे मजबूत स्वरूप में थी, रॉ इस दुनिया में केजीबी, मोसाद और सीआईए के समकक्ष खड़ी हो रही थी। हर चीज को तथ्यों के साथ तोलना पड़ता है। रॉ इंडिया की जो खुफिया एजेंसी थी, वो केजीबी, मोसाद, सीआईए, इन सबके समकक्ष खड़ी हो रही थी। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले अगर इस देश से सफाया किया तो अपनी सबसे स्ट्रांग खुफिया एजेंसी रॉ को खत्म कर दिया, चौपट कर दिया। रॉ के बारे में आज तक ये कहा जाता है कि रॉ के जितने एजेंट्स विदेशों में थे, उनकी पहचान मोरारजी ने बता दी और उनका सफाया हो गया है, सबको एलिमिनेट कर दिया। ये हुआ। वो 74 से 77 का मिशन जो अधूरा रह गया था, क्योंकि सत्ता तो पलटी, लेकिन 3 साल सिर्फ फुटअव्वल के साथ। क्या, ये दर्शकों सवाल है, क्या 2010 से 2014 का जो फेज था, उसका एक्सटेंशन था? जो वहां पर अस्थायी हुआ था 3 साल के लिए, वो यहाँ पे अस्थायी करने की व्यवस्था की गई। क्या इसको देखा जाना चाहिए? क्योंकि भारत में उसके बाद संविधान, लोकतंत्र, स्वाभिमान, संप्रभुता, ये हर दिन खतरे में नजर आती है।
हर दिन खतरे में नजर आती है। हमें इजाजत दीजिए, संप्रभुता कैसे खतरे में नजर आती है और चुनाव प्रचार ही कैसे अंतिम भारत का मतलब अंतिम टारगेट लक्ष्य है, ये अगले कार्यक्रम में हम भाव के साथ दिखा रहे हैं आपको। तुरंत अभी आते हैं मतलब एक अंतराल ब्रेक के बाद। धन्यवाद भाव, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।